this is Mohammed Irfan. Today we are going to discuss cell. In this video, we are going to discuss what is cell and what type of cells and what type of cell organelles present in cell. So let's start our review. ठीक है? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सेल को डिफाइन कैसे करते हैं. ठीक है? सेल का डिफिनेशन क्या है? सेल को अगर डिफाइन करना हो तो हम कैसे करेंगे? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. अब हम बात करें कि इसे स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों कह रहे हैं और फंक्शनल यूनिट क्यों कह रहे हैं. तो स्ट्रक्चरल यूनिट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारा बॉडी हो या प्लांट का बॉडी हो, वो क्या होता है, एक एक सेल से मिलकर बना होता है. एक एक सेल मिलकर क्या करेंगे, टिश्यूज का फॉर्मेशन करेंगे, टिश्यूज जाकर ऑर्गन का फॉर्मेशन करेगा, ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करेगा, फिर जाके होल बॉडी का फॉर्मेशन होता है. इसी वजह से हम सेल को क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल यूनिट. और फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं, क्योंकि जो ह्यूमन बॉडी में रेस्पिरेशन होना है या कोई भी प्रोसेस होना है वो क्या होता है, सेलुलर लेवल पे होता है. इस वजह से हम क्या कहते हैं, सेल को फंक्शनल यूनिट कहते हैं. अब थोड़ा सेल की हिस्ट्री जान लेते हैं कि सेल को खोजा कैसे गया था और क्या क्या थ्योरीज दी हैं सेल के बारे में. तो सबसे पहले जो सेल को खोजा गया था वो रॉबर्ट हुक के द्वारा खोजा गया था. रॉबर्ट हुक इन 1665 में एक कॉर्क का टुकड़ा लेते हैं, उसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप में रख के देखते हैं तो उनको क्या मिलता है, सेल मिलता है. लेकिन वो जो सेल फर्स्ट टाइम खोजा गया था वो एक डेड सेल था. तो सबसे पहले जो लिविंग सेल था वो एंटिनो वॉन ल्यूवेनहॉक के द्वारा खोजा गया था. उसके बाद डिफरेंट साइंटिस्ट आए और फिर डिफरेंट थ्योरीज थी. एक साइंटिस्ट थे जो कि जर्मन बॉटनिस्ट थे, स्केलेटन. उन्होंने प्लांट सेल की स्टडी की. बॉटनिस्ट हैं तो प्लांट सेल की स्टडी करेंगे, ऑब्वियस सी बात है. तो प्लांट सेल की स्टडी करने के बाद वो पाए कि जो प्लांट सेल्स हैं वो क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से मिलकर बना होता है. डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से मिलकर बना होता है. कंपाउंड स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है. फिर एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट है स्वान सर. वो अब जूलॉजिस्ट है तो एनिमल सेल पे स्टडी करेंगे. तो एनिमल सेल पे स्टडी करने के बाद उन्होंने पाया कि जो एनिमल सेल्स को घेरी हुई एक मेम्ब्रेन है जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं. एनिमल सेल की स्टडी के बाद उन्होंने कुछ प्लांट पे स्टडी किया और पाया कि जो एनिमल सेल्स है वो प्लांट सेल से डिफरेंट है. किसके प्रेजेंस और एब्सेंस की वजह से दोनों डिफरेंस है, वो था सेल वॉल. तो स्टडी हुई उनके द्वारा, पाया कि जो प्लांट सेल है उसके मेम्ब्रेन के बाहर भी एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, वो था सेल वॉल. वही एनिमल सेल्स में वो सेल वॉल प्रेजेंट है. ठीक, ये तो हो गया हमारा सेल का हिस्ट्री. पर ये दो साइंटिस्ट ये नहीं बता पाए कि पुराने सेल से नए सेल का फॉर्मेशन कैसे होता है. फिर रोलॉट विल्काउ सर आए, उन्होंने बताया कि जो एक सेल होता है, पुराना सेल होता है, ओल्ड सेल होता है, वो दो नए सेल का फॉर्मेशन करता है, न्यू डॉटर सेल का फॉर्मेशन करता है आफ्टर डिवीजन. सो रोलॉट विल्काउ सर ने बताया ओमनी सेलुलर इज सेलुलर, यानी कोई भी प्रिमिटिव सेल है, ओल्ड सेल है, वो आफ्टर डिवीजन दैट फॉर्म न्यू सेल टू न्यू सेल. ठीक, दिस इज हिस्ट्री ऑफ सेल. दिस इज द हिस्ट्री ऑफ सेल. अब देखते हैं कि सेल कितने टाइप के होते हैं. ठीक है, तो अगर हम सेल को क्लासिफाई करें तो हम सेल को टू पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं. पहला क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल. फर्स्ट क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल. दूसरा क्या है, यूकैरियोटिक. यूकैरियोटिक सेल. प्रो मींस होता क्या, प्रो मींस प्रिमिटिव, कैरियन मींस क्या होता है, न्यूक्लियस, यानी कि ट्रू न्यूक्लियस से पहले का सेल. और ट्रू न्यूक्लियस से पहले का सेल हम कैसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक सेल है, ये एक सेल है. जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए, वो किसी भी सेल में ऐसे स्कैटर्ड होगा, फैला हुआ होगा, किसी भी मेम्ब्रेन के अंदर नहीं होगा. तो उसे हम क्या कहेंगे कि ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट है. ठीक है, जेनेटिक मटेरियल स्कैटर्ड है चारों तरफ और किसी भी मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट नहीं है. इसी वजह से हम इसे क्या कहेंगे, ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट है, जो कि किसमें होता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में होता है. वही यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें, मान लीजिए ये एक हमारा सेल है, इसके अंदर हमारा न्यूक्लियस है. अब इस न्यूक्लियस के अंदर की तरफ जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है डीएनए वो प्रेजेंट है. तो यहाँ पे देख रहे हैं हम क्या कि जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो किसी मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है. इसी वजह से हम क्या कह रहे हैं, ट्रू न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है. इसी वजह से हम क्या कहेंगे, ट्रू न्यूक्लियस. तो ट्रू न्यूक्लियस किसमें होता है, यूकैरियोटिक सेल्स में होते हैं. वही ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में, क्योंकि इसमें कोई भी तरह का मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता. इसके अलावा जो मेजर डिफरेंट है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स में, वो क्या है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते.
मेम्ब्रेन कौन से ऑर्गेनल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गए, ये सारे जो सेल ऑर्गेनल्स है ना, ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होते हैं। वही यूकैरियोटिक सेल्स में ये सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। चलिए देखते हैं यूकैरियोटिक सेल्स का डिटेल। ठीक है, ये तो हम देखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स में मेजर क्या डिफरेंस है। पहला डिफरेंस क्या है, जो न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होता है वही यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है, और जो मेम्ब्रेन बोर्ड सेल ऑर्गेनल्स है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होते हैं और यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। अगर अब बात करते हैं हम यूकैरियोटिक सेल्स का डिटेल। ठीक है, तो यूकैरियोटिक सेल्स का जो सबसे बाहर की तरफ होता है वो क्या होता है, मेम्ब्रेन, जिसे हम क्या कहेंगे, सेल मेम्ब्रेन कहेंगे या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहेंगे। क्या कहेंगे, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिफाइन करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट साइंटिस्ट हैं। सबसे पहले कहा गया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, हमारा एक लिपिड का लेयर है। फिर कहा गया लिपिड का बाइलेयर है, फिर सैंडविच मॉडल है, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है। एट लास्ट जो सबसे मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल इस टाइम है वो क्या है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो कि सिंगर एंड निकोलसन के थ्रू दिया गया था। उन्होंने कहा कि जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एक फ्लूइड लाइक नेचर, फ्लूइड लाइक नेचर। देख लेते हैं, अगर डिटेल स्ट्रक्चर की बात करें तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अगर इसको इस पार्ट को अगर काट के निकालें और माइक्रोस्कोप पे देखें तो कैसा दिखेगा हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसमें ऊपर की तरफ ये हेड रीजन क्या होगा, हेड रीजन। ठीक है, ये हमारा क्या है, हेड रीजन जो कि लिपिड का लेयर है। ये हमारा हेड रीजन है, और कहीं कहीं भी प्रोटीन्स प्रेजेंट है, जैसे ये सरफेस पे प्रोटीन्स है, ये अंदर से बाहर की तरफ प्रोटीन्स है, ये भी सरफेस की तरफ सरफेस पे प्रोटीन्स है। तो जो बाहर का रीजन होता है हेड रीजन, ये क्या होता है, हाइड्रोफिलिक इन नेचर, यानी वो वाटर लविंग इन नेचर। वही हाइड्रोफिलिक इन नेचर, वही अंदर की तरफ जो होता है वो हाइड्रोफोबिक इन नेचर। जो टेल रीजन होता है वो हमारा क्या होता है, हाइड्रोफोबिक इन नेचर, यानी पानी से डर। हाइड्रो मींस वाटर, फोबिया यानी डर। वाटर से जिसको डर होगा वो हाइड्रोफोबिक इन नेचर होगा, वो अंदर की तरफ होगा। वही जिसे वाटर से प्यार होगा, वाटर लविंग जो होगा, वो हाइड्रोफिलिक इन नेचर होगा, वो बाहर की तरफ होगा। ठीक है, तो ये जो सरफेस पे प्रोटीन्स है इसे क्या कहेंगे, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स कहेंगे। वही सरफेस के अंदर जो ये दोनों लेयर को क्रॉस करती हुई जा रही है उसे क्या कहेंगे, इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। तो दो तरीके के प्रोटीन्स हो गए, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स और इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। अब बात करते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लूइड इन नेचर क्यों है, क्योंकि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में है ना, दो तरीके के मूवमेंट होते हैं। दो तरीके के मूवमेंट कौन कौन से होते हैं, एक लैटरल मूवमेंट होता है, दूसरा क्या होता है, रोटेशनल मूवमेंट। लैटरल मूवमेंट हम देखते हैं कि ये जो प्रोटीन्स है ये इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, बगल जा सकता है। ठीक है, ये क्या होगा यार, लैटरल मूवमेंट। वही अगर रोटेशनल मूवमेंट की बात करें तो ये प्रोटीन्स इधर भी आ सकता है, इधर से इधर भी जा सकता है। ये दोनों तरीके के मूवमेंट पाए जाते हैं, इस वजह से फ्लूइड इन नेचर होता है। अगर ये लिक्विड होता, हार्ड होता, तो ये तरीके इस तरीके का मूवमेंट नहीं होता। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो पहला क्या हो गया, स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है, दूसरा प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। ये एक सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब कोई भी सब्सटेंस, हर सब्सटेंसेस को ये अंदर नहीं जाने देगा। एक सिलेक्टिव जो सब्सटेंसेस है उन्हीं को अंदर आने दे रहा है और उन्हीं सब्सटेंसेस को बाहर भेज रहा है। ठीक, तो ये हमारा मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल एट दिस टाइम है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, फ्लूइड लाइक नेचर, फ्लूइड हो जाए। ठीक, ये तो डिटेल स्ट्रक्चर हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दो तरीके के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट मींस किसी भी तरीके का एनर्जी की जरूरत नहीं होगी, वही एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी का जरूरत होगा। ठीक है, एनर्जी हमारे शरीर किस फॉर्म में रहता है, ऑब्वियसली एटीपी के फॉर्म में रहता है। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद अगर हम बात करें किसी सेल ऑर्गेनल्स का, वो क्या है, न्यूक्लियस। क्या है, न्यूक्लियस, जो कि एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स है। अब इस न्यूक्लियस में कहीं कहीं पे कोर होता है, जिसे हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियर कोर कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, न्यूक्लियर कोर। इसी कोर के थ्रू कोई भी सब्सटेंसेस को जैसे अंदर आना है, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जाना है, या साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर आना है, क्योंकि बहुत सारे प्रोसेस चलते हैं, सेल्स के अंदर भी चलते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर भी चलते हैं, न्यूक्लियस के भी अंदर चलते हैं। तो ये जो न्यूक्लियस के अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, इससे क्या होता है, एमआरएनए बनता है। एमआरएनए से फिर प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। एमआरएनए तो न्यूक्लियस के अंदर बन जाता है, लेकिन जो प्रोटीन का सिंथेसिस होता है वो क्या होता है, न्यूक्लियस के बाहर जाना होता है। वो किसके थ्रू जाएंगे,
इन न्यूक्लियर पोर के थ्रू जाएंगे। इनके अलावा भी बहुत सारे एंजाइम्स जो होते हैं वो अंदर बाहर या और भी सब्सटेंसेस जो भी न्यूक्लियस के अंदर जब डेवलप होगा या साइटोप्लाज्म के अंदर जब डेवलप होगा तो जो आना जाना करते हैं ये गेट की तरह के काम करता है, पोर के थ्रू आना जाना करते हैं। अब न्यूक्लियर पोर को अगर माइक्रोस्कोप से आप देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा कि न्यूक्लियर पोर एक बास्केट लाइक स्ट्रक्चर है। जैसे बास्केटबॉल होता है, ये बास्केट होती है, बॉल को बास्केट में डाला जाता है, उसी तरीके से जो न्यूक्लियर पोर है ये बास्केट लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो न्यूक्लियस के अंदर क्या है, हमारा जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, न्यूक्लियस को हम ब्रेन ऑफ सेल क्यों कहते हैं ब्रेन ऑफ सेल, क्योंकि जो न्यूक्लियस है वो पूरे सेल्स की एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा है। जैसे हमारा ब्रेन है हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, उसी तरीके से सेल्स में जो न्यूक्लियस है वो पूरे सेल को कंट्रोल करता है कि कहाँ पे प्रोटीन की कितनी जरूरत है, कितना प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करना है, क्या करना है, ये सारा ब्रेन कौन कंट्रोल करेगा, न्यूक्लियस कंट्रोल करेगा। इन न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस भी होता है जो कि आरएनए राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस करता है। ठीक है, ये हमारा डीएनए हो गया जो कि जेनेटिक मटेरियल है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जो कि डबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, न्यूक्लियर पोर हो गया। अब इस न्यूक्लियस से जस्ट अटैच क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने तरीके के हो सकते हैं, अगर हम क्लासिफाई करें तो राइबोसोम्स की प्रेजेंस और एब्सेंस की वजह से हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। जिस पार्ट में राइबोसोम्स प्रेजेंट होगा, जैसे अगर इस पार्ट में राइबोसोम्स प्रेजेंट है तो हम इसे क्या कहेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर इसमें राइबोसोम्स एब्सेंट है तो इसे क्या कहेंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब राइबोसोम्स प्रेजेंट है तो हम क्या कह रहे हैं, RER, इससे क्या कहेंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब राइबोसोम्स प्रेजेंट है तो हम जानते हैं कि राइबोसोम्स को क्या कहते हैं, कि प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री क्यों, क्योंकि राइबोसोम्स में ही प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। राइबोसोम्स की बात करें तो राइबोसोम्स क्या होते हैं, दो तरीके के होते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री होती है। कौन कौन से, एक 70S होता है जो कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स में भी होते हैं। और ठीक है, अगर 70S का बात करें तो दो तरीके के बनके बनता है, 50S ठीक प्लस 30S जो कि मिलकर बनाता है 70S। यही 80S की बात करें तो 60S प्लस 40S मिलकर कितना बनाता है, 80S। अब 50 प्लस 30 तो 80 हो रहा है, हम यहाँ 70 क्यों कह रहे हैं, यहाँ 60 प्लस 40 तो 100 हो रहा है, यहाँ 80। तो ये सेडिमेंट कोएफिशिएंट के हिसाब से क्लासिफाई किया गया है, ये फॉर स्वेडबर्ग यूनिट। ठीक है, राइबोसोम समझ में आ गया कि दो तरीके के होते हैं, 70S 80S। 70S जो प्रोकैरियोटिक में होता है और यूकैरियोटिक में दोनों तरीके के राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, 80S एंड 70S। 70S जैसे कुछ सेल ऑर्गेनल से हम देखेंगे उसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे क्लोरोप्लास्ट हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये सारी चीजों में 70S राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक, तो राइबोसोम सराउंडिंग में प्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर प्रेजेंट है तो क्या करेगा, प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा। अब राइबोसोम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे अपसेट है तो किसका सिंथेसिस होगा, यहाँ पे लिपिड का सिंथेसिस होगा। इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का और फंक्शन है, जैसे डिटॉक्सिफिकेशन हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया, बहुत सारे फंक्शंस हैं, वो डिटेल में अभी हम नहीं जा रहे। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे प्रोटीन की सिंथेसिस हो गई, लिपिड की सिंथेसिस हो गई। अब इसको ट्रांसपोर्टेशन भी करना है। और एक बात और कि हम ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अलग-अलग नहीं है। ठीक है, ये एक ही है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक ही है। जिस सरफेस पे राइबोसोम प्रेजेंट है उसे हम रफ कर रहे हैं, जिस सरफेस पे एब्सेंट है उसे स्मूथ कर रहे हैं। और ये बहुत सारे साइंटिस्ट का मानना है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ही थ्रू ऑरिजिनेट है। अब प्रोटीन की बन गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे लिपिड का फॉर्मेशन हो गया। अब इसका ट्रांसपोर्टेशन करना है, जैसे किसी भी फैक्ट्री में कोई भी प्रोडक्ट बन गया, कोई भी सामान का फॉर्मेशन हो गया तो उसे जगह जगह पे भेजना भी होता है कि जहाँ पे उसकी जरूरत होती है। फैक्ट्री में बन गया तो उसे एक जगह स्टोर तो करते नहीं है, जहाँ जरूरत है वहाँ भेजते हैं। उसी तरीके से हमारे सेल में जो है ना, प्रोटीन बन गया, लिपिड बन गया, अब इसको ट्रांसपोर्ट करना है जहाँ पे भी इसकी जरूरत होगी। तो जो ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है वो किसका कौन करता है, गॉल्जी बॉडीज। ठीक है, जो ट्रांसपोर्टेशन का हमारे सेल में काम होता है वो किसका काम होता है, गॉल्जी बॉडीज का काम होता है, जो कि सैटेलाइट स्ट्रक्चर है। तो गॉल्जी बॉडीज को हम क्या कहेंगे, पोस्टमैन ऑफ द सेल। क्यों पोस्टमैन ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि इसमें
जैसे पोस्टमैन चिट्ठी पहुंचाता है या और भी चीजें पहुंचाता है घर पे, जहाँ पे उसका एड्रेस होता है, उसी तरीके से हमारे सेल्स में जो ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है वो फौजी बॉडीज का काम होता है। उसमें एक टैगिंग होती है, क्योंकि हम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से इंग्लिश सिंथेसिस को डायरेक्टली तो कहीं भेज नहीं सकते, उसको टैग किया जाता है ग्लाइकोक्सिलेशन के थ्रू, तब जाके ये गॉल्जी बॉडीज हर जगह उसे भेजता है। ठीक है, तो हमने क्या क्या देखा, न्यूक्लियस देख लिया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देख लिया, गॉल्जी बॉडीज देख लिया, राइबोसोम्स देख लिया। इन सब के अलावा सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया भी एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स है। क्या है? एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, और जो इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस बचता है ये इसे क्या कहेंगे? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को एक नाम और से जानते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कह रहे हैं पावर हाउस ऑफ द सेल? जिस तरीके से पावर हाउस में इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है, उसी तरीके से हमारे सेल में माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। एनर्जी किस फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में बनता है। इसी वजह से हम माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल, गॉल्गी बॉडीज को पोस्टमैन ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल। ये सारी चीजें याद रखिएगा। ठीक है, इनर पार्ट मैट्रिक्स होता है, ये पार्ट सिस्टम होता है। ठीक, अगर ये प्लांट सेल है तो इसमें क्या होगा? एक और सेल ऑर्गेनल्स होगा, क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट। अगर ये एनिमल सेल है तो क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होते हैं, क्योंकि एनिमल सेल अपना फूड खुद नहीं बनाते, फोटोसिंथेसिस नहीं परफॉर्म कर पाते। किसकी एब्सेंस की वजह से? क्लोरोप्लास्ट की एब्सेंस की वजह से। वही प्लांट सेल, अगर हम इसको प्लांट सेल मान लें, अगर हम प्लांट सेल मान लें तो इसमें क्या एक और सेल ऑर्गेनल्स होगा? क्लोरोप्लास्ट, जो कि एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स है। ठीक है, उसमें क्या है? थैलाकॉइड है। अब स्टाक ऑफ थैलाकॉइड को हम क्या कहते हैं? ग्रेनम। स्टाक ऑफ थैलाकॉइड को हम क्या कहते हैं? ग्रेनम। ग्रेनम ऐसे हम सिक्का ले लें, कोई कॉइन ले लें, एक ऊपर एक ऊपर एक ऊपर एक रखे जाए तो स्टाक ऑफ कॉइन हो जाएगा। उसी तरीके से क्लोरोप्लास्ट में स्टाक ऑफ थैलाकॉइड को हम क्या कहेंगे? ग्रेनम कहेंगे। इस रीजन में लाइट रिएक्शन होता है फोटोसिंथेसिस का, वही स्ट्रोमा रीजन में क्या होता है? डार्क रिएक्शन होता है। क्या क्या होता है? थैलाकॉइड में लाइट रिएक्शन होता है, या ग्रेनम में लाइट रिएक्शन होता है, डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा रीजन में होता है। ये सारा डिटेल फोटोसिंथेसिस में होगा। ठीक, इन सब के अलावा हमारे सेल्स में लाइसोसोम्स भी प्रेजेंट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? सुसाइडल बैग। क्यों सुसाइडल बैग कहते हैं? इसमें डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स और ढेर सारे एंजाइम एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। ये एसिडिक इन नेचर है। अगर ये फूटा या इसे सुसाइडल बैग कहते हैं, आत्महत्या की थैली, यानी जो भी हमारे सेल में वेस्ट प्रोडक्ट है, या सेल का डेड होना है, या सेल ओल्ड हो गया है, तो ये किसके थ्रू डेड होता है? लाइसोसोम्स के थ्रू होता है। या वेस्ट मटेरियल जो है, जो हमारे सेल में जरूरत नहीं है, हमारे सेल में हार्मफुल है, तो उससे डिस्ट्रॉय करने का काम लाइसोसोम्स करता है। अगर प्लांट सेल है, इसमें एक लार्ज वैक्यूम भी होगा। ठीक है, जैसे हम मान लीजिए ये लार्ज वैक्यूम भी होगा जो कि स्टोरेज का काम करेगा। एनिमल सेंट्रिओल्स भी प्रेजेंट होते हैं एनिमल सेल्स में, जो कि स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, मोबिलिटी में हेल्प करते हैं। ये सारे सेंट्रिओल्स का फंक्शन होता है। तो ये हमारा डिटेल स्ट्रक्चर है सेल्स का, सेल का। और अगर प्लांट सेल है तो एक और स्ट्रक्चर होगा जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बाहर की तरफ प्रेजेंट होते हैं, वो क्या होता है? सेल वॉल। ठीक, ये सारा हमारा डिटेल है सेल का।